Hello, good morning, students. I'm just giving you 5 minutes so that you all can join as possible as soon. Till then, I'm sharing a document of your chapter so that you can understand it properly. In today's session, I am going to continue with the first chapter of Geo, which is the Earth and the structure and Earth structures and landforms. Hope my voice is clear to all. And if my voice is audible, then please raise your hand. Just raise your hand. Okay? ओके तो जब तक ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्वाइन होते हैं, मैंने आप लोगों को 5 मिनट्स दिए, तब तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विद द फ्लो. ओके, in previous lecture we have studied about environment. We started with the environment. Environment is the set of condition on which every organism, living organisms depend. And then we have gone through physical and biological condition, then some man's creations, and then some social, economical and political condition. Okay, don't do this kind of misbehavior. Okay, then we have seen about changes in environment, how our actions depend on environment change, and due to that what kind of changes, harmful changes of created. So and then we have go to the sphere of earth. What are the sphere of earth? Lithosphere, atmosphere, biosphere, okay, and hydrosphere. और बायोस्फीयर के बारे में मैंने ये भी बताया था आपकी कि इन सर्टेन हाइट इन सर्टेन डेप्थ लाइफ इज पॉसिबल, सो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. देन वी मूव टूवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ. वी स्टडीड अबाउट क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. देन वी मूव टूवर्ड्स मतलब हाउ मच डेप्थ इट कंसिस्ट. देन वी मूव टूवर्ड्स रॉक्स, that how much kind of rocks we have according to the formation. According to their formation, first one is igneous rocks, then sedimentary rocks, then metamorphic rocks, and then we have seen about the cycle, rock cycle. Okay, how the rock cycle work. मतलब हमने देखा कि जैसे ही मैग्मा जो है उसके मेल्टिंग की वजह से इग्नियस रॉक बनते हैं, फिर उसके ब्रेकिंग डाउन और काफ़ी सारे सेडिमेंट्स है उसकी कम्बिनेशन, इसके डिपोजिशन की वजह से, हार्डनिंग की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और फिर उसमें ज़्यादातर हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं. मैंने आपको ये भी बताया था कि इग्नियस यानी कि लावा से बना, सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना, और मेटामॉर्फिक यानी कि चेंजेस इन द फॉर्म. मतलब जब फॉर्म में चेंज होता है, और किसी भी सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज कब होता है? जब हीट और प्रेशर उस पर ज़्यादा लगे तब. सो बेसिकली हमने रॉक साइकिल देखी. फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मेल्ट होके वापस क्या मैग्मा बनते हैं, और मैग्मा में कूलिंग और हार्डनिंग की वजह से इग्नियस रॉक. सो दिस इज बेसिकली द रॉक साइकिल. देन लेट्स कंटिन्यू विथ next point, development of landforms, in which we are going to study about volcanoes. So basically what is volcanoes? ये जो volcano, can my voice is audible to everyone? Just raise your hand so that I can understand. Okay, so volcano एक्चुअल में है क्या? अर्थ के अंदर का जो मैग्मा होता है वो कई बार अर्थ के कुछ वीक पॉइंट से बाहर आने की कोशिश करता है, अर्थ के क्रस्ट से बाहर आने की कोशिश करता है. दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो. बेसिकली द डेफिनेशन फॉर वॉल्केनो इज अ वेंट और एन ओपनिंग एट अ वीक स्पॉट इन द अर्थ. Okay, here you can clearly see Earth's crust.
through which magma erupts onto the surface as a lava. Okay, you can see this. This is the definition for volcano. Okay, जो ये है आप यहाँ पे क्लियर प्रोसीजर देख सकते हैं। ये देखिए, जो अर्थ के मैग्मा जो है वो एक पाथ जिसको हम वेंट बोलते हैं, मतलब एक ट्रैक पाथ के थ्रू कहाँ आता है, अर्थ के क्रस्ट पे बाहर आता है, उसे बोलते हैं वॉल्केनो। जो वॉल्केनो इरप्शन होता है तो आपने कई बार सुना होगा, या फिर डिस्कवरी जैसे चैनल में जब वॉल्केनो इरप्शन के बारे में दिखाया जाता है तो आपने मैनी ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन अबाउट इट। मतलब वॉल्केनो जब भी एक्टिव होता है या फिर वॉल्केनो इरप्शन होने वाला होता है, उसके कई टाइम पहले से ही उसमें से एशेज़, गैस, स्टीम ये सब निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसके इन सब की क्लाउड बन जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इफ़ेक्ट होते हैं आसपास की जगह में। सो वॉल्केनो इज़ ए नेचुरल क्लेमिटी टाइप है जिसका इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है। सो ये जो है ऐश, रॉक्स और ये सब क्या होता है, मैग्मा, ये सब सॉलिडिफाइड होते हैं और लावा बनते हैं। और इसी लावा के थ्रू आप ये देखते हैं, देखिए ये जो लावा है वो ऐसे कॉनिकल शेप के कोई भी, मतलब जैसे माउंटेन टाइप होता है जिसमें से बाहर निकलते हैं, जिसको वॉल्केनिक कॉन बोलते हैं। और ये जो वर्ड वॉल्केनो है वो कभी कभार वॉल्केनिक कॉन को भी मेंशन करता है। वॉल्केनो के कुछ एग्जाम्पल अगर देखे जाएँ तो आई थिंक ये आप पढ़ चुके हैं, स्टिल आई विल गोइंग टू रिवाइज इट। माउंट एटेना इन सिसिली, किलिमांजारो इन तांजानिया, यू कैन सी इट हियर। माउंट एटेना in Sicily, Kilimanjaro in Tanzania, Kilauea and Mount Kenya in Hawaii are some examples of volcano. ये जो वॉल्केनो होता है उसका टॉप जो होता है, ये मैंने बताया, देखो ये क्या है, एक कप लाइक डिप्रेशन उसके टॉप पे क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं क्रैटर। सो बेसिकली यू नो दैट ये जो पाथ है इसे वेंट बोलते हैं। उसके ऊपर का टॉप का जो ये है, मैं आपको स्पॉटलाइट के थ्रू बताती हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली, ये जो पाथ है ये वेंट, देन ये टॉप का जो कप लाइक डिप्रेशन है उसे बोलते हैं क्रैटर। ओके, और जब मैग्मा जो है वो वर्टिकल पाइप लाइक, ऐसे पाइप लाइक वर्टिकल पाथ है, उसके थ्रू कहाँ से बाहर निकलता है, इसी के क्रैटर के थ्रू बाहर निकलता है। और जो वॉल्केनो है वो काफ़ी वॉल्केनो जो है वो काफ़ी टाइम बाय टाइम चेंज होते हैं। तो और कई बार ये जो क्रैटर है वो बड़े भी होते हैं, कई बार छोटे भी होते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो मतलब ऐसे बंद ही हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो जब भी ये वॉल्केनो का क्रैटर है ऊपर का, वो जब बड़ा होता है, एनलार्ज्ड होता है, तो उसको बोलते हैं कैल्डेरा। Okay, so now it's clear what is volcanoes, and for some examples what is vent, what is crater, और वहाँ जहाँ से लावा क्या होता है, फ्लो होता है, वो सब आपने देखा। अब देखते हैं वॉल्केनिक आइलैंड। कई बार सुना होगा कि ये वॉल्केनिक आइलैंड भी होते हैं। तो वॉल्केनिक आइलैंड बेसिकली क्या होता है, जब वॉल्केनो के टॉप से, वॉल्केनिक कॉन के टॉप से क्या होता है कि ये लावा और मैग्मा जो है वो एक वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, और इसी वजह से वो जब सॉलिडिफाइड ठंडे होके एक आइलैंड जैसा बनाते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल अगर देखें तो आइसलैंड के आसपास जो सर्टिसी करके आइसलैंड है वो क्या है, एक वॉल्केनिक आइलैंड है। कहाँ पे है वो, आइसलैंड में, और उसका नाम है सर्टिसी। सो आप बेसिकली वॉल्केनोज के एग्जाम्पल और वॉल्केनिक आइलैंड के भी एग्जाम्पल देख लिए। ओके, ये जो वॉल्केनिक आइलैंड है वो कई बार वॉल्केनिक इरप्शन के वक्त, मतलब जब भी ये वॉल्केनो में से लावा बाहर निकलना स्टार्ट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब ये आइलैंड है वो गायब हो जाते हैं। अब ये क्लियर है, लॉजिकली है कि वो कहाँ पे है, वॉल्केनिक टॉप की वजह से बने हैं। तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो ये वॉल्केनिक आइलैंड है वो कैसे हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और अगर वॉल्केनिक आइलैंड का दूसरा एग्जाम्पल है तो वो है क्राकाटोआ। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। हवाई का जो आइलैंड है क्राकाटोआ, वो है वॉल्केनिक आइलैंड। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर, वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक आइलैंड। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगी, तब आप पूछना, बीच बीच में मैं आपको कोई। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड टेक्टोनिक प्रोसेस। हमने वॉल्केनोज देखे, अब टेक्टोनिक प्रोसेस समझना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली टेक्टोनिक प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ।
जो हमारी अर्थ है वो आपने जिक्सो पजल देखी होगी, क्या करते हैं उसमें एक छोटे छोटे पीसीज होते हैं, उसको हम क्या अरेंज करके फिर वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसीज में डिवाइडेड होता है। ये जो पीसीज है वो कंबाइन होके बिल्कुल जैसे वो पजल सॉल्व करके एक पूरा पिक्चर बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो लिथोस्फीयर के जो पीसीज हैं वो कनेक्ट होके पूरी अर्थ का लिथोस्फीयर बनाते हैं और इसी को बोलते हैं प्लेट्स। ये प्लेट्स जो है वो मेंटल का जो सॉफ्ट लेयर है उसके ऊपर फ्लोट करती है और कई बार क्या करती है एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती है। जैसे ये प्लेट एक मूव होती है, पुश होती है, पुल होती है या फिर स्लाइड होती है, राइज होती है, सिंक कर जाती है, बेंड हो, ब्रेक हो, ये सारी प्रोसेस को होने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इसी की वजह से काफ़ी सारे मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो इसी प्रोसेस को टेक्टोनिक प्रोसेस बोलते हैं। सो यू आर नाउ क्लियर व्हाट इज प्लेट्स एंड व्हाट इज टेक्टोनिक प्रोसेस। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज जस्ट वन टाइम definition of plates. The Earth's lithosphere is broken up into several pieces, just like the pieces of a large jigsaw puzzle. These pieces known as plates. So now it's clear what is plates. और जब भी ये प्लेट्स होती है एज द लिथोस्फीयर, अब मैं देखती हूँ टेक्टोनिक, आपको टेक्टोनिक प्रोसेस की डेफिनेशन बताती हूँ। एज द प्लेट्स मूव दे पुश, पुल, स्लाइड, राइज, सिंक, बेंड एंड ब्रेक. Such processes act over millions of years and create major landforms. They are called tectonic process. So basically जो ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, इस प्लेट्स को भी हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो जब भी कई बार मूव करती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, पुश करती है, पुल करती है, इन सब की वजह से कई बार डूब जाती है, सिंक करती है या फिर बेंड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सो क्या होता है, अलग अलग मेजर आइलैंड क्रिएट होते हैं। ओके, सो इसी को बोलते हैं टेक्टोनिक प्रोसेस। ये जो टेक्टोन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग अगर देखें तो वो है बिल्डर। सो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि वो प्लेट्स जो बिल्ड करती है नए नए लैंडफॉर्म्स, और टेक्टोनिक प्रोसेस यानी कि उस प्रोसेस के दौरान काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, नए लैंडफॉर्म। ओके, जो प्लेट मूवमेंट है उसी की वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, इस प्लेट मोमेंट की वजह से। ओके, आप बेसिकली आप क्लियरली यहाँ पे देखते हैं फिगर 1.7 जो वर्ल्ड का मैप दिया गया है उसमें आपको ये जो रेड लाइन है वो क्या दिखाती है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है। जो ये प्लेट्स छोटी छोटी दिखाई गई है उस प्लेट के अकॉर्डिंग क्या है, ये पूरा लिथोस्फीयर डिवाइडेड है और कनेक्टेड भी है। ओके, सो ये जो प्लेट्स है आप कहीं देख रहे हो, यहाँ पे कई जगह पे दो प्लेट्स कनेक्ट हो रही है। तो ये प्लेट्स जहाँ पे कनेक्ट होती है, कई ज़्यादातर ऐसी ही जगहों पे क्या होता है, अर्थक्वेक ज़्यादातर आता है। तो आप कई बार सुनते होंगे कि ये जो एरिया है वो अर्थक्वेक से ज़्यादातर अफेक्टेड रहता है। मतलब आपने लॉट्स ऑफ टाइम ये सुना होगा कि इंडिया में जो कच्छ है तो कच्छ में बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ पे क्या है, एक फ़ॉल्ट है। मैं इस फॉल्ट के बारे में इसी चैप्टर में आपको आगे बताऊंगी कि ये फॉल्ट एक्चुअल में होता क्या है और क्यों वहीं पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ओके, तो लेट्स सी अर्थक्वेक। अभी रिसेंटली ही कई बार अर्थक्वेक आ चुका है। सो आई थिंक आप सब अवेयर हैं। अभी अगर रिसेंट में देखने जाए तो एक वीक पहले भी आया था और कल भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, ये सब जो जगह है वहाँ पे कल अर्थक्वेक आया था जिसकी रिक्टर स्केल अबाउट 5.1 थी। तो आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि ये अब रिक्टर स्केल क्या है, तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। होप यू कैन हियर मी प्रॉपरली। आप सुन पा रहे हो ना मुझे? इफ़ यू कैन देन टेल मी सो दैट आई कैन ट्राई माई बेस्ट। ओके, और समझ में आ रहा है ना? कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड अर्थक्वेक्स। एक्चुअल में अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थ की सरफेस जो होती है वो सडन वायलेंट की वजह से वाइब्रेशन हो जाती है, वायलेंट हो जाती है। यानी कि जो दो प्लेट्स होती है वो कई बार क्या होती है,
मैंने आपको बोला ना टेक्टोनिक प्रोसेस होती है, जैसे कि कई बार पुल होती है, पुश होती है, एक दूसरे से अवे होती है या फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, सिंक करती है, ब्रेक करती है, इन सब की वजह से, ये वायलेंस की वजह से अर्थ का क्रस्ट है वो वाइब्रेट होता है। और इसी वाइब्रेशन की वजह से हमें अर्थ की ये जो हमारा लिथोस्फीयर है जहाँ पे हम रहते हैं हमें फील होता है ये वाइब्रेशन कि चलो ये कुछ हुआ, कुछ वाइब्रेट हुआ जिसकी जो हम फील कर पाते हैं। ओके, सो ये कई बार अर्थ की जो मूवमेंट्स होती है लिथोस्फीयर में जब छोटे स्केल पे होती है तब हमें फील नहीं होती, पर जब ज़्यादा हो ना तभी हमें फील होती है। और इसकी मतलब काफ़ी सारी डैमेज करती है, प्रॉपर्टी हो, काफ़ी सारी लाइफ हो, ये वाइब्रेशन डैमेज करती है। पर उसके ऊपर भी कंडीशन है, लाइक अगर हमारे डेजर्ट है कहीं जहाँ पे ज़्यादातर पीपल रहते नहीं हैं तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे बड़े रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आए तब भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर वो डेंस एरिया है, जैसे सूरत ही देख लो, अगर सूरत पे हाई रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आए तो उस पर अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे पीपल जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा की बिल्डिंग्स भी काफ़ी सारी है जिसको ये अफेक्ट कर सकता है। सो प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को इसमें अफेक्ट कर सकता है। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? Sorry for interruption. I will continue with. So मैं अर्थक्वेक से ही वापस स्टार्ट करती हूँ so that you can understand it. Okay? I hope till then you can hear me. Due to network problems, sorry for interruption. Let's start it again. Okay? मैंने आपको जैसे बताया कि अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थ जो है हमारी वो कई बार सडन एंड वायलेंट हो जाती है, शेक, उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन फील होता है। ओके, सो ये जो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स की वजह से, लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स है उसकी मूवमेंट की वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। और कई बार वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। ये जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही आता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, पर स्टिल काफ़ी सारी प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज करता है। और उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कितने स्केल का है वो उस पर अफेक्ट करता है। दूसरा कि वो जहाँ पे आया है जिस जगह पे, तो वहाँ पे पीपल जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कैसी है। दूसरा वहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी है। अगर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि डेजर्ट वाले एरिया में अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो ज़्यादा प्रॉपर्टी में इफ़ेक्ट नहीं होता, लाइफ में भी इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पीपल डेंसिटी काफ़ी कम होती है। पर अगर हम सूरत जैसे या फिर कोई भी ऐसे प्लेस पे देखें, मुंबई है, सूरत है, ऐसे कि जहाँ पे लोगों की पीपल जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब काफ़ी कम एरिया में ज़्यादातर लोग रहते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो वहाँ पे डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ओके, सो अब देखते हैं कि वाइब्रेशन जो है, कई बार क्या होता है हम बैठे बैठे कई बार किसी लेक या रिवर के बैंक पे जब हम बैठे होते तो हम मस्ती मस्ती में पत्थर डाल देते हैं पानी में, तो वहाँ पे रिपल्स क्रिएट होते हैं, करेक्ट? तो इन्हीं वजह से बिल्कुल वैसा ही होता है अर्थक्वेक में। ये सेम लॉजिक अर्थक्वेक पे भी अफेक्ट करता है। कई क्या होता है कि जो अर्थ के मूवमेंट की वजह से अर्थ जो वाइब्रेट करता है वो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होता है, जैसे हम पत्थर डालते हैं तो पत्थर के पॉइंट से ही आसपास रिपल्स क्रिएट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अर्थ का ये जो वाइब्रेशन है वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। और ये जो फोकस है उसकी आसपास, जैसे अर्थ के रिपल्स आसपास काफ़ी दूर तक जाते होते ही वो क्या होता है, उसकी इफेक्ट कम हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये फोकस के आसपास के एरिया जो होते हैं वहाँ पे ये वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता है, पर जैसे जैसे दूर जाता जाता है उसका वाइब्रेशन कम होता जाता है। और इसके बिल्कुल
ऊपर की साइड, मतलब फोकस है वो अर्थ के मिडिल में है, पॉइंट पे है। पर जैसे ही अर्थ के सरफेस के फोकस के एग्जैक्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा उसे बोलते हैं एपी सेंटर। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि जब भी अर्थ क्वेक आता है तो लिखा जाता है न्यूज़ में, ये फ्लैश होता है कि यहाँ पे सपोज़ जो साउथ गुजरात है वहाँ पे अर्थक्वेक आया 4.3 की रिक्टर स्केल का, और एपी सेंटर था नवसारी और सूरत। ओके, सो व्हाट इज़ एपी सेंटर, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक बिगिन होता है उस फोकस की, मतलब अर्थ के मिडिल पॉइंट के फोकस की एग्जैक्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा उसे बोलते हैं एपी सेंटर। सो यू मे क्लियर, मतलब आप क्लियर है, लॉजिकली है कि जहाँ पे भी ये एपी सेंटर होगा तो वहाँ पे अर्थक्वेक की इफेक्ट कैसी होगी, ज़्यादा। सो डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। सो आई एम गोइंग टू रिपीट जस्ट वंस डेफिनेशन ऑफ फोकस एंड एपी सेंटर। द पॉइंट एट this is Ken's in second paragraph. The point at some depth below the earth's surface where the vibration of earthquake begin is called the focus. And then let's see epicenter. The point on dropping of stone into the point on the earth's surface that lies directly above the focus is called epicenter. Okay, जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादातर अर्थक्वेक की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं होते, बट हाँ उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि क्रैक्स क्रिएट होती है या फिर कई जगह पे लैंडस्लाइड होते हैं, और ओशन में काफ़ी बड़े जाइंट सी वेव्स आते हैं। आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, तो वो भी कई बार अर्थक्वेक, मतलब सी के ओशन के अंदर जो भी अर्थक्वेक आता है उसी की वजह से ही सुनामी क्रिएट होता है। ओके, अब देखते हैं कि अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं। हेलो, अर्थक्वेक जो है उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, ये क्या करता है सिस्मोग्राफ, अर्थ का वाइब्रेशन है उसको रिकॉर्ड करता है, और उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमें अर्थ का स्ट्रक्चर समझना था तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जियोग्राफर थे, उन्होंने अर्थक्वेक के थ्रू अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो समझा था। और तभी मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक है वो बेसिकली क्या होते हैं, एक वेव होते हैं। ओके, सो सिस्मोग्राफ भी इस वेव को मेज़र करता है, और कोई भी वेव होता है उसका मेज़रमेंट उसके मैग्नीट्यूड पे होता है। मैं आपको एक वाइट ग्राफ पे बताती हूँ कि बेसिकली ये मैग्नीट्यूड और कैसे होते हैं। सपोज़ आप कोई भी साइन वेव लेते हो, साइन वेव बेसिकली इस तरह होता है। ओके, सो ये जो पीक पॉइंट है अगर हमें मेज़र करना हो तो इस वेव को मेज़र नहीं कर सकते, पर मैं आपको यहाँ पे क्लियर दिखाती हूँ। ये जो लेंथ है ये पीक पॉइंट तक की, इसे बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। सो सिस्मोग्राफ भी यही करता है, जो अर्थक्वेक के जो भी वेव्स होते हैं उस वेव्स को क्या करता है, कैप्चर करता है, और उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसका कौन सी स्केल का अर्थक्वेक यहाँ पे आया है वो हमें बताता है। सो आई होप यू क्लियर नाउ कि सिस्मोग्राफ बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सिस्मोग्राफ और अर्थक्वेक के बारे में जो भी इंसान स्टडी करता है या फिर हमें इसके बारे में बताया उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट। और ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कौन से पॉइंट में होता है, 0 से लेके 10 तक की स्केल में होते हैं। और ये मैग्नीट्यूड केस पे होता है, बेसिकली ये वेव है तो वो जितनी एनर्जी अर्थक्वेक के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके ऊपर करता है। हेलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन earthquake depends on the energy release. It is measured usually from 0 to 10 on a scale called Richter scale. मैंने ये वर्ड भी आपको एग्जाम्पल देते वक्त यूज़ किया था। सो नाउ यू नो व्हाट इज़ रिक्टर स्केल। ओके, जो रिक्टर स्केल है बेसिकली क्या होता है कि अगर एक नंबर लें तो उसके बाद का जो नंबर है मतलब 30 टाइम्स तक ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। उसको मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे कि कई बार अर्थक्वेक आता है तो मैंने बोला कि यहाँ पे रिक्टर स्केल 5 थी
और इसके मतलब एपी सेंटर पे रिक्टर स्केल 6 थी, और उसके अगर आगे आगे बढ़ते जाएं तो दूसरा जो पॉइंट था वहाँ पे रिक्टर स्केल 3 थी, तो या फिर 2 थी। सो बेसिकली जहाँ पे 5 थी और उसके पास जहाँ पे 4 थी, तो 5 रिक्टर स्केल वाले पॉइंट पे 4 रिक्टर स्केल वाली पॉइंट से 30 गुना 30 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज हुई होगी। ओके, सो यू कैन सी दिस consecutive whole numbers on this scale represent about 30 times increase in energy release during an earthquake. Thus, an earthquake measuring 7 on Richter scale is 30 times more severe than one that measures 6. मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे 6 होगी उससे 30 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कहाँ पे? जहाँ पे रिक्टर स्केल 7 होगी। सो आप इससे क्लियरली समझ सकते हो कि अगर पॉइंट में मतलब 6 या 7 सिर्फ एक नंबर की वजह से भी एनर्जी जो रिलीज होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, सो तो आप गेस कर सकते हो कि अगर 5 का है और 4 का है तो डिस्ट्रक्शन लेवल में भी काफ़ी इससे फर्क पड़ता है। ओके, और ये काफ़ी सारी अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि ये फैक्टर्स कौन से हैं, फिर भी स्टिल मैं आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। टाइप ऑफ सॉइल, को किस तरीके की सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्डिंग्स, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैंने कई बार ये भी बताया कि जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, कैसी मटेरियल यूज़ की गई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी डैमेज होगा या नहीं होगा। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली होती क्या है कि पर एरिया वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। सपोज़ एक 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लीजिए, तो एक 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया नंबर ए है और दूसरा 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया नंबर बी है। ओके, तो जहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ए होगा वहाँ पे 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में 100 पीपल रहते हैं, और जो बी वाला एरिया है, दोनों एरिया कितना है सेम 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ए में रहते हैं 100 पीपल और बी में रहते हैं सपोज 30 पीपल। So you can say that the density of area A is more than density of area B, but which density? Population density, यानी कि पर एरिया कितने पीपल वहाँ रहते हैं वो बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सो इससे भी आपको पता चल सकता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगा। अगर वो रिक्टर स्केल जैसी भी हो, सपोज़ रिक्टर स्केल 7 तक का आया हमारे एरिया बी में और रिक्टर स्केल 6 तक का आया एरिया ए में, तब भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? ए वाले में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा। दूसरा, जो रिक्टर स्केल 1 और 2 के मतलब 2 से जितना कम रिक्टर स्केल होगा अर्थक्वेक मेजरिंग, वहाँ पे हमें फील ही नहीं होगा कि हाँ ये अर्थक्वेक यहाँ पे आया था। हम फील ही नहीं कर पाएंगे वो रिक्टर स्केल, क्योंकि सिंपल सी है कि 2 मेज़र करता है मैग्नीट्यूड, उतनी एनर्जी रिलीज़ हुई तो वो वेव्स जो के सरफेस तक पहुंचने तक ही उसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। सो वी कांट फील दैट। पर 5 और उससे ज़्यादा वाला जो होगा अर्थक्वेक का, वो हम इजीली फील कर सकते कि, और साथ ही साथ वो डैमेज भी काफ़ी करता है। अब देखते हैं कि ये अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आपको क्या करना होगा कि फायर प्लेसेस, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, विंडोज़, इन सब से ये सब गिर सकता है आपके ऊपर। सो आपको टेबल या फिर कोई भी बेड हो, क्राउच हो, उसके अंदर चले जाना है, अपने हेड को कवर करना है, फेस को कवर करना है, और लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सब जानते हैं कि लिफ्ट किस तरह वर्क करती है। सो यू कांट यूज़ लिफ्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। दूसरा कि अगर आप आउटडोर्स है तो बिल्डिंग्स है, टावर्स है, या फिर ट्रीज़ है, होर्डिंग्स है, पोल्स है, इन सब से दूर चले जाइए, क्योंकि अगर वाइब्रेशन की वजह से वो उसका जो बिल्डिंग का मटेरियल होगा
वो प्रॉपर नहीं यूज़ किया गया होगा तो वो गिर भी सकती है, और अगर आप उसके आसपास हुए तो वो आपको भी अफेक्ट कर सकता है। जब भी, और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार मैंने आपको बताया ना कि ये प्लेट है, उसके अकॉर्डिंग कई बार ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार आते रहते हैं। सो इफ़ यू आर लिविंग दैट काइंड ऑफ एरिया, मतलब आप जब भी ऐसे किसी एरिया में रहते हैं तो क्या करना होगा, आपको काफ़ी सारे ऐसे ड्रिल्स में पार्ट लेने होंगे जो अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के दौरान किए। ड्रिल यानी कि क्या होती है, प्रैक्टिस। जो भी रियल ऐसी कई बार कंडीशन आती हैं तो उसमें ड्रिल करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसी कंडीशन आई तो क्या हुआ। ड्रिल वर्ड जनरली क्या कहाँ पे आर्मी में यूज़ किया जाता है, क्या कहते हैं, जब भी उनकी ट्रेनिंग होती है ना तो उनको क्या करते हैं कि काफ़ी सारे जो ऐसी कंडीशन में उनको भेजा जाता है, सपोज़ कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, कई बार उनको ऐसी कंडीशन में भी करना पड़ता है, तो उस वक्त ऐसी ड्रिल मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं कि उससे कैसे बचते हैं। फिर देखेंगे अर्थक्वेक इन भुज, जो काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक आया था भुज में, तो अबाउट 7 रिक्टर स्केल का था इन 2001, जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और वो आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001। अबाउट 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, और 44 लाख से ज़्यादा हाउस को इफ़ेक्ट हुआ था, और 16 मिलियन पीपल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी वजह से अफेक्ट हुए थे। जो इसका एपी सेंटर, में इसकी डेफिनेशन पहले ही बता चुकी हूँ, उसका एपी सेंटर था वो भुज में, और इसका ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने का मेन रीज़न ये था कि भुज काफ़ी डेंस एरिया है, उसके आसपास काफ़ी सारे लोग रहते हैं। इसी वजह से ये भुज जो है वहाँ पे भी वो इस प्लेट वाले एरिया में आता है, तो काफ़ी कई बार यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो क्या किया गया है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई जाती है, और इसके रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बिल्डिंग्स अब ना गिरे, जो तब हुआ वो वापस ना हो। ओके, और अब तक इंडिया में जो हाईएस्ट अर्थक्वेक हुआ है तो वो था 8.6 का 15 अगस्त 1950 को असम में और तिब्बत में फील हुआ था, और पूरे वर्ल्ड का देखें तो 9.5 का स्केल था, चिली में आया हुआ है 1960 में। ओके, सो देन लेट्स मूव टूवर्ड्स लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय प्लेट मोमेंट्स। मैंने आपको अपने लास्ट ईयर प्लेट मोमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि जैसे फोल्ड माउंटेन, जैसे ये प्लेट क्या होती है एक दूसरे के साथ ऊपर ब्रिंकल हो जाती है, तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो ऊपर आ जाता है, और इसकी वजह ये जो होते हैं और उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं फोल्डिंग। देन कई बार ये दोनों प्लेट, कई बार दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, जिसकी वजह से रिफ्ट और वैली क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैलीज। और इसी की वजह से ये ब्लॉक रेज होने की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आती है या दूर जाती है या फिर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, तो क्या होता है, मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ओके, सो हियर इट अवर chapter is over, that earth and structure, in which we have seen about environment, structure of earth, in which we seen crust, mantle, core, which type of material is consisted by mantle and core. Then we have seen about rock, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, rock cycle. फिर आज के लेक्चर में हमने देखा कि वॉल्केनोज क्या होते हैं, व्हाट इज़ वॉल्केनिक आइलैंड, टेक्टोनिक प्रोसेस, एंड देन अर्थक्वेक्स के बारे में बताया मैंने आपको कि अर्थक्वेक, जो सीवियर अर्थक्वेक हमारे इंडिया में आया था सबसे बड़ा, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन से अर्थक्वेक से हुआ वो। फिर इसी जो लैंडफॉर्म्स है वो प्लेट मोमेंट की वजह से कैसे क्रिएट होती है और कौन सी होती है। ओके, तो रिफ्ट वैली एंड फोल्ड माउंटेन आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो I am giving you 5 minutes. If you have some query in this chapter, then you can ask. And please, one by one, otherwise I will not going to unmute you. Yes? हाँ,
हम्म, एक मिनट। हाँ, 10 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया तो यस 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 यस, मतलब ओके ओके, एक मिनट। ये जो अर्थक्वेक अगर 10 रिक्टर स्केल तक का आया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये जब चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही थी और आज का लेक्चर जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की कि जब भी ऐसा जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता, पर अगर वो सपोज़ आपने जैसे बोला कि चाइना है, सॉरी न्यूयॉर्क है, इन सब में, हांगकांग में एक साथ अगर इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया तो इसकी वजह से वहाँ पे कितनी डेंसिटी है। दूसरा, आजकल अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स भी बनी हैं तो इसकी वजह से भी ये जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होने के चांसेस, हाँ नो डाउट, चांस डिस्ट्रक्शन तो हो गई पर कम हो गए। दूसरा, डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी उनमें से जिस एरिया में, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। और ये नेचुरल क्लेमिटी है तो हम उसके डिजिट प्रॉपर नहीं कह सकते, और ये जो डिजिट हमें दिखाए गए हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद नेचुरल क्लेमिटीज़ किस लेवल तक हो सकती है उसका डिस्ट्रैक्शन कोई भी इंसान प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप इट्स क्लियर नाउ। हाँ, तो 0 to 10 ही होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यस, नो, रिक्टर स्केल 0 से 10, उसका स्केल ही 0 से 10 तक का है। नहीं, पर वो क्या है, देखो सुनो सुनो, ये जो भी सिस्मोग्राफ है, मैंने आप कई बार देखते हैं कि जो आप वेट मेजर करते हो, करेक्ट, कई बार तो उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम होती है कि आप इससे ज़्यादा का वेट इसमें नहीं मेज़र कर सकते हो, करेक्ट। बिल्कुल वैसे ही सिस्मोग्राफ उसी तरह बनाया गया होता है कि उसमें आप जितनी भी, मतलब ऐसा नहीं होता, उसकी एनर्जी जिस तरीके से होती है उसको 0 से 10 की एनर्जी में हमने डिवाइड कर दिया है। इसीलिए मैंने बताया कि 10 तक की स्केल दिखाई जाती है, और अब तक का पावरफुल जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि 9.5 तक का आया है, और वो है चिली में। ओके, एनी अदर? हाँ, अयोध्या पानी के अंदर नहीं है, द्वारिका है। ओके, तो वो तो काफ़ी सारे, मैंने बोला ना कि मिलियंस ऑफ ईयर के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये द्वारिका वाला भी, वो भी ऐसा ही है ना कि जो असली द्वारिका थी वो पानी के बीच बनाई गई थी, जो अभी वो नहीं है। हाँ, तो वो लैंडफॉर्म चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, वो त्रेता युग में थी, पर आई थिंक उसे कंफ्यूजन हो गया। 4 ही युग है, कितने नहीं है, 4 ही है, द्वापर एंड त्रेता युग। यस, ओके।
हाँ, तो वो मैंने बोला ना कि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से कई बार ऐसा फॉर्मेशन होता रहता है। उसका एग्जाम्पल हिमालय भी है। हिमालय के ऐसा माना जाता है कि पहले वहाँ पे समंदर हुआ करता था, पर टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से वहाँ पे माउंटेन बन गया। और आई थिंक अब टाइम ओवर हो चुका है, तो वट एवर विल बी क्वेरी यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन आस्क मी लेटर, ओके। और इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज है वो मैं आज आपको भेज दूंगी, ओके। होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड योर ऑल क्वेरी विल बी सॉल्व।